वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01 स्टूडेंट्स। आज की जो ये हमारी वीडियो रहेगी आपकी सामाजिक विज्ञान पेपर के ऊपर रहेगी, चाहे आपका ऑन डिमांड एग्जाम है चाहे पब्लिक एग्जाम है। आज मैं इसी के बारे में बात करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे उसी की वीडियो रहेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो। स्टूडेंट्स, ये जो आपका पेपर है ये आपके सामने जो दिख रहा है बेटा, ये जो है अभी अप्रैल एग्जाम में आया हुआ था और मैं ये क्यों आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उसी क्वेश्चन में से रिपीट नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि आप कहते हो मैम रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं। रिपीट बिल्कुल नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन हाँ उस क्वेश्चन में से थोड़ा ना इसमें से निकाल दिया जाता है। सारे क्वेश्चन जितने भी चैप्टर हैं सब कुछ है, अच्छे से करके जाओगे तभी आप पास हो सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। सबसे पहले आप देखो बेटा कि आपका जो पेपर है, मैंने अभी बताया था कि टीएमए के मार्क्स जो है ऑन डिमांड एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे, तो 100 नंबर का आपका पेपर आएगा और 100 नंबर में से आपने जो है 33 मार्क्स लेके आना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो ये ऑन डिमांड की बात है। अगर आप पब्लिक एग्जाम दोगे अक्टूबर में तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके जो है 100 का ही पेपर आएगा आपका, उसमें से 33 लेना है, लेकिन वो 80 में कन्वर्जन हो जाएगा तो 26 मार्क्स जो है आपके आने चाहिए और टीएमए के मार्क्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे। ये पेपर इसलिए करा रही हूँ ताकि कुछ क्वेश्चन आप इसमें से अच्छे से याद कर लो। एक आध क्वेश्चन जरूर निकल आता है और आपने पढ़ा भी है, तो पहले हम ये वाला पूरा का पूरा करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी किसी नीति को खून और लोह की नीति का नाम जो है से जाना जाता है, किसको जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे इसमें, तो ये है ऑटो वन बिस्मार्क को जो है किसके नाम से जाना जाता है, खून और लोह की नीति के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपोलियन तृतीय किस देश का राजा था। नेपोलियन तृतीय किस देश का राजा था, जर्मनी का। ठीक है, इसको भी याद करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब क्यों बनाया गया था। ठीक है, तो क्या रीजन रहा था, देखते हैं। क्योंकि वह एक अच्छा राजा था, क्योंकि उसने अंग्रेजों को बहुत सारा धन दिया था, क्योंकि वह एक महान योद्धा था, क्योंकि अंग्रेज उससे डरते थे। बेटा ऐसा नहीं था, क्योंकि जो मीर जाफर था उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है बंगाल को अपने उस कब्जे में किया था। रीजन क्या हुआ था, क्योंकि उसके पास बहुत सारा जो धन था उसने अंग्रेजों को उसको दिया था। ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ना तो वो अच्छा राजा था, ना एक योद्धा था और ना अंग्रेज उससे डरते थे, तो उसने बहुत सारा धन जो था किसको दिया था, अंग्रेजों को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई वाला, बक्सर की लड़ाई क्यों हुई थी। ठीक है, क्योंकि मीर कासिम अवध के नवाब के साथ मिल गया था, क्योंकि मीर कासिम दिल्ली के बादशाह के साथ मिल गया था, क्योंकि मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहा था, और ये सभी, ये चारों के चारों जो है 3 जो हमारे ये पूरे राइट है, तो 4 ऑप्शन आपका राइट जाएगा। क्योंकि देखो जो बक्सर की लड़ाई हुई थी ना, तो वो इनके अंग्रेजों के बीच और मीर कासिम के बीच ही हुई थी, तो ये अब हो गया था कि वो अवध का नवाब बन गया था और दिल्ली की बादशाह में उसने शामिल कर लिया था। ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी, तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से इसको याद करके जाओगे, एक आध क्वेश्चन तो जरूर मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। अब इसको आपने याद कैसे करना है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, सलाल बांध कहाँ है, भाखड़ा बांध कहाँ पे है, ये तीनों आप याद करोगे अच्छे से। क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बनाया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। आपको पता है कि आपका जो समाज सुधारक का एक चैप्टर आया था, तो उसमें ये सारे के सारे विवेकानंद के बारे में, उनके बारे में बताया गया था, राजा राम मोहन के बारे में। तो वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। रामकृष्ण परमहंस जो थे किसके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु रहे थे। इनके सभी गुरु वगैरह को आप अच्छे से याद कर लेना। 1813 में बॉम्बे दक्कन में थॉमस मुनरो द्वारा निम्नलिखित में से किस भू राजस्व नीति को लागू किया गया था। ठीक है, तो देखो स्थायी बंदोबस्त, महलवारी, इजारेदारी और रेयतवारी, ये सारे के सारे स्थायी बंदोबस्त थे जो भूमि पर लगाए गए थे, कर जिसको बोला जाता है। तो इन चारों के बारे में आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि मान लो अभी इन्होंने रेयतवारी के बारे में पूछा है, क्या पता अब की बार पेपर में ये क्या पूछ ले, स्थायी बंदोबस्त या महलवारी के बारे में पूछ ले। तो इनके बारे में आपको सारा सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। तो पहले जो है 1813 में बॉम्बे दक्कन में थॉमस मुनरो ने जो है किस पे भू राजस्व लगाया था, रेयतवारी व्यवस्था पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 1917 के दौरान बिहार में नील खेतिहरों
ने निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ठीक है, तो ये महात्मा गांधी का जो पूरा प्रोसीजर चला था उसी के अंदर से क्वेश्चन लिया गया और उसमें बताया भी गया था। ये हर बार क्वेश्चन आता ही है कि महात्मा जी के जो भी उन्होंने वो किए थे, आंदोलन किए थे, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें एक आध क्वेश्चन और भी है। तो ये जो आंदोलन किया गया था नील की खेती के लिए, तो कहाँ किया गया था? चंपारण सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह था उनका, तो चंपारण सत्याग्रह भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए भारत के मानचित्र में बी जो है रूपी पर्वत श्रृंखला की पहचान करें। पर्वत श्रृंखला आपको अच्छे से आनी चाहिए, कौन सी कहाँ पे है। तो ये बी में जो दिया गया है वहाँ पे अरावली आ जाएगा। अभी आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, ये सारा इन्होंने बनाया हुआ है, तो एक डॉट बना है, बी लिखा हुआ है। तो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली। ठीक है, अब हो सकता है आपको नेक्स्ट वाली पर्वत श्रृंखला पूछ ली जाए, तो सारी पर्वत श्रृंखला अच्छे से याद करके जाना। एक आध क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए भारत के मानचित्र पर सी रूपी जो है, जैसे ये मानचित्र दिया गया, इसमें सी बनाया गया है, तो उसकी पहचान करें। सबसे आसान है, ये वाला जो डॉट बना है और इसके नीचे ये जो सर्कल लगा हुआ है, ये क्या है? तो इसने सीधे बता दिया अंडमान निकोबार। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार। और नेक्स्ट टाइम पूछ लिया जाए ये वाला सर्कल, हो सकता है ये वाला पूछ लिया जाए, या ये वाला पूछ लिया जाए, या ये वाला पूछ लिया जाए, तो आपको पूरा जो है पता होना चाहिए इंडिया के मैप में कि कौन सी जगह कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा गया है कि एक मैप है, मैप में जो ये यहाँ पे डी लिखा हुआ है, यहाँ क्या आएगा? तो ये कौन सा रेगिस्तान है? सहारा है, गोबी है, कलारी है, थार है। तो बेटा देखो, ये जो एरिया है ये किस में आता है? थार कहाँ पे है? तो वो एरिया आपने भर देना है। तो यहाँ पे जो है कौन सा रेगिस्तान आ जाएगा? थार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सीमा सड़कों के रखरखाव के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? सीमा सड़कें का मतलब होता है जो बॉर्डर की जो सड़कें होती है ना, तो वो कौन रखरखाव होता है? जब आपका शहर है उसकी उन सड़कों की देखरेख कौन करता है? आपके गांव, मतलब जैसे आप शहर से हो, आप गली में हो, रहते हो शहर की गली में, तो गली की देखभाल कौन करता है? शहर की कौन करता है? देश की कौन करता है? ऐसे करके तो ये कह रहे हैं कि सीमा यानी जो बॉर्डर वाले जो एरियाज होते हैं, वहाँ जो सड़कें होती हैं, तो वहाँ की रखरखाव कौन करता है? जिला परिषद नहीं, क्योंकि देखो बॉर्डर पे जिला परिषद तो जा नहीं सकता, राज्य लोक निर्माण विभाग का भी नहीं हो सकता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं हो सकता, तो सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO। ठीक है, ये जो BRO है यही क्या करेगा? ये सीमा सड़कों का रखरखाव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जो गैस होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए योगदान करती है? आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे खतरनाक गैस है, तो यही जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट डालती है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ये आप कर सकते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए जो है मैंने आज 11 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। बेटा आप अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा लेना। जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो प्लीज़ अपनी नोटबुक निकाल के इसको लिखा करो और सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लो। और देखो, ये मत कहा करो कि मैडम जो है ये वाला नहीं आया, क्योंकि पीछे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी। और एक बच्चा ऐसा भी था जो ये कह रहा था कि उसकी संस्कृत में कंपार्टमेंट आई थी अक्टूबर में और उसने अप्रैल में एग्जाम दिया था। तो उस बच्चे ने जो है बहुत मेहनत की, लेकिन उसका पेपर अच्छा नहीं गया था और कह रही थी मैम मैंने स्टार्टिंग से आपकी सारी वीडियो देखी बट मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, और उसको डाउट भी था कि वो फेल हो जाएगा। बट जब उसका रिजल्ट आया और उसने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि मैम मैं पास हो गई हूँ, तो सच में बेटा मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसका नाम देख के, क्योंकि मुझे लगा कि सच में ये बच्चा शुरू से मेरे साथ जुड़ा हुआ था और इसने मेहनत भी बहुत की थी। जब पेपर ज़्यादा टफ आ गया और उसको लगा कि कहीं मैं रह ना जाऊँ, लेकिन वो बच्चा नहीं रहा, वो क्लियर हो गया। तो शायद उसकी मेहनत ही थी जो उसको इतना आगे लेके आई है। तो आप भी मेहनत करो, आप भी पास हो जाओगे। और अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं उन्हीं को देख के मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।